जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एरिटेरिया का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। यह प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड है। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट और सेकंड को देख लिया है, जो कि ये एनसीईआरटी फाउंडेशन पर आधारित है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये बिहार पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों द्वारा जंगल काटने का क्या कारण था। औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों के द्वारा जंगल काटने में क्या कारण था, इसको बताना है। इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें पहला कथन दिया गया है कि शाही नौसेना हेतु लकड़ी की आपूर्ति के लिए, जो कि क्या है, सही दोस्तों। पहला वाला इसका कथन सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि रेल लाइनों के प्रसार के लिए, तो ये भी सही इसमें। तीसरे में कहा जा रहा है कि व्यावसायिक कृषि बागानों के प्रसार के लिए, तो ये भी इसमें सही है। इसमें तीनों कथन सत्य है, जो कि ये औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों के द्वारा जंगल काटने का इसका कारण था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। पहला, दूसरा, तीसरा इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, 1864 इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको सही कथन का चयन करना है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संबंध में। तो इसमें दिया गया है, पहला कथन है कि इसकी स्थापना वर्ष 1905 में हुआ था, जो कि ये गलत है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो ये 1906 में हुआ था और देहरादून में हुआ था। दूसरे में कहा जा रहा है, ये पहला वाला इसका गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि यहाँ जिस पद्धति से शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक कहा गया है, तो ये दूसरा वाला इसका सही है। दूसरा वाला इसका सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है, केवल इसमें दूसरा वाला ही राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि वन अधिनियम 1878 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सत्य कथन को चयन करना है, कौन सा इसमें कथन सत्य है। तो पहला कथन इसमें दिया गया है कि जंगल को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, आरक्षित, सुरक्षित एवं ग्रामीण, जो कि ये क्या है, पहला वाला इसका सही है दोस्तों। पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया है। गांव वाले सूखी लकड़ी एवं विशेष प्रकार की औषधि ही इनका जंगलों से ले सकते थे, जो कि ये क्या है, ये गलत है दोस्तों। दूसरा वाला कथन क्या है, इसका गलत है। जबकि इसमें पहला वाला कथन ये जो कि सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है, केवल इसमें पहला वाला ही सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि झूम खेती के नाम एवं संबंधित क्षेत्र का सही मिलान करना है। तो नाम दिया गया है और क्षेत्र दिया गया है। ये झूम खेती के लिए इसमें बताना है कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है लादिंग। लादिंग ये दक्षिण पूर्व एशियाई में होता है। मिलाप, मिलाप ये होता है मध्य अमेरिका में। चितमेन, चितमेन ये होता है अफ्रीका में। और चेना होता है ये श्रीलंका में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए का डी सही है, दूसरे का सी सही है, तीसरे का बी सही है और चौथे का ए सही है। तो चौथे का ए सही है। ऑप्शन नंबर के सी वाले में ही केवल है चौथे का ए। तो ऑप्शन नंबर का सी वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि यूरोपीय वन संरक्षक घुमंतु खेती के विरुद्ध क्यों थे। तो यूरोपीय वन रक्षक घुमंतु खेती के विरुद्ध क्यों थे, आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 में सत्य कथन को बताना है। तो पहला कथन दिया गया है कि घुमंत खेती वाली जमीन इमारती लकड़ी के लिए प्रतिकूल हो जाती थी, जो कि ये सही है। पहला वाला इसका कथन सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों को जलाने का भी खतरा होता था, तो ये भी इसमें सही है। तीसरे में कहा जा रहा है कि लगान वसूली की प्रशासनिक परेशानी से बचने हेतु, ये भी इसमें सही है। इसमें तीनों कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर
7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि अंग्रेजों द्वारा वन व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लाने के क्या प्रभाव हुए। इसमें आपको सत्य कथन को बताना है। कहा जा रहा है कि अंग्रेजों द्वारा वन व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लाने का क्या प्रभाव हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 का इसमें राइट आंसर क्या होगा। कथन पहला दिया गया है, कथन इसमें पहला दिया गया है कि वन व्यापारी की इजारेदारी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को सौंप दी गई। पहला वाला इसका कथन सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुपालन चराने पर बंदिश लगा दी गई, तो ये भी इसमें सही है। तीसरा वाला कहा जा रहा है कि कुछ घुमंतु समुदाय खदानों और बागानों में काम करने को मजबूर हुए, तो ये भी इसमें सही है। इसमें तीनों कथन सत्य है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। पहला, दूसरा, तीसरा इसका सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है देवसारी या मान किसे कहा जाता है। देवसारी या मान किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है दोस्तों जनजातीय क्षेत्रों में लकड़ी के बदले लगने वाला शुल्क। जनजातीय क्षेत्रों में लकड़ी के बदले लगने वाला शुल्क को देवसारी या मान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कहा जा रहा है कि ब्लेंडा गार्डियनिस्ट व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें ब्लेंडा गार्नियस्टेन के संबंध में बताना है, तो इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन दिया गया है कि यह व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा बस्तर में प्रारंभ किया गया था, जो कि पहला वाला इसका क्या है सही दोस्तों। पहला वाला इसका कथन क्या है, सॉरी, इसका पहला वाला कथन क्या है गलत है। ये अंग्रेजों के द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था, ये डचों के द्वारा किया गया था। डचों के द्वारा ये किया गया था, जो कि ये गलत है पहला वाला। दूसरे में कहा जा रहा है कि इनमें गांव वाले की लगान मुफ्ती के बदले लकड़ी ढोने के लिए मुफ्ती में भैंसे उपलब्ध कराएंगे, ये जो कि इसका सही है दोस्तों। दूसरा वाला इसका सही है, जबकि पहला वाला इसमें अंग्रेज नहीं होंगे, इसमें डच होंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। केवल इसमें दूसरा वाला ही कथन सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है, सरना, देवराकुंड, कान, राई इत्यादि क्या थे। ये सरना, देवराकुंड, कान, राई इत्यादि ये सब क्या थे। ये सब थे दोस्तों जनजातीय लोगों के लिए पवित्र बगीचा। जनजातीय लोगों के लिए पवित्र बगीचा था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि चरवाहा समुदाय तथा उनसे संबंधित तथ्य से मिलान करें। इसमें चरवाहा समुदाय दिया गया है और संबंधित तथ्य दिया गया है। तो इसमें दिया गया है गोल्ला समुदाय। गोल्ला समुदाय ये गाय भैंस पालते थे, गोल्ला समुदाय बी सही इसका। कुरुम्मा समुदाय, कुरुम्मा समुदाय क्या करते थे, तो भेड़ बकरियां पालते थे कुरुम्मा समुदाय। रायका, रायका क्या करते थे, रायका राजस्थान से संबंधित थे रायका। फिर उसके बाद धंगर, धंगर क्या करते थे, ये महाराष्ट्र से संबंधित थे धंगर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए का दूसरा है, बी का पहला है, सी का तीसरा है और डी का चौथा इसमें सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि प्राचीन काल के भ्रमणकारियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्राचीन काल के भ्रमणकारियों के बारे में बताना है, इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें सत्य कथन बताना है। पहला कथन दिया गया है कि व्यापारी अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते रहे, जो कि पहला वाला इसका क्या है सही है। दूसरे वाला में कहा जा रहा है कि पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान और आध्यात्मिक शांति के लिए दूर दूर तक यात्राएं करते थे, तो ये भी इसमें सही है दोस्तों। दूसरा वाला भी इसका सही है। इसमें दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। पहला दूसरा इसमें दोनों कथन राइट होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि प्राचीन काल में विभिन्न यात्रियों के मध्य से क्या क्या विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आदान प्रदान नहीं होता था। तो कौन कौन सा इसमें आदान प्रदान नहीं होता था, इसको बताना है। तो इसमें दिया गया है कि मूल्य एवं मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार, कीटाणु एवं बीमारियां, इसमें से कोई भी नहीं होता था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है, कोई नहीं इसमें से। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर
14 है, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि पश्चिम तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद स्मृतिशाला जो गांव संग्रहालय में सुरक्षित है, किसके महत्व का पता चलता है? ये किसके महत्व का इसमें पता चलता है? इसमें समुद्र व्यापार के ऑप्शन बस का बी वाला सही है, समुद्र व्यापार इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि सिल्क मार्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें सत्य कथन को बताना है। सिल्क मार्ग के संबंध में कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसमें दिया गया है, पहला कथन है कि सिल्क मार्ग केवल जर्मनी भूभाग से होकर गुजरता था। सिल्क मार्ग केवल जर्मनी भूभाग से होकर गुजरता था, ये जो कि क्या है दोस्तों, गलत है, ये गलत है, पहला वाला इसका कथन गलत है। सिल्क मार्ग का अस्तित्व ये लगभग 1500 ईस्वी शताब्दी में आया था, जबकि ये गलत है। फिर दूसरे में कहा जा रहा है कि यह मार्ग केवल चीन को एशिया के भूभाग से जोड़ता था, तो ये भी इसमें गलत है, दूसरा वाला भी इसका क्या है, गलत है। तीसरे में कहा जा रहा है कि यह मार्ग लगभग 15वीं शताब्दी अस्तित्व में था, ये जो कि सही दोस्तों, अभी हमने बताया है ये 15वीं शताब्दी में अस्तित्व में था। चौथा है कि सोना चांदी जैसी कीमती धातुएं इसी मार्ग से एशिया से यूरोप की ओर पहुंचती थी, ये भी इसमें गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर का केवल सी वाला, तीसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर का केवल पहला वाला ही राइट आंसर दोस्तों, केवल इसमें तीसरा वाला ही सही है, जबकि पहला, दूसरा और चौथा इसका क्या है, गलत है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि चीन की एक गुफा पेंटिंग में सिल्क मार्ग को दर्शाया गया है, उस गुफा का क्रम क्या है? तो उस गुफा का क्रम बताना है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो गुफा का क्रम है 217, ऑप्शन नंबर का डी वाला सही है, ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मार्को पोलो की किताब का क्या नाम है? तो मार्को पोलो की किताब का नाम बताना है इसमें। तो मार्को पोलो का किताब है बुक ऑफ मार्वल्स, ऑप्शन नंबर का पहला वाला सही है, बुक ऑफ मार्वल्स इसका नाम है मार्को पोलो की किताब का। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है कि स्पैगेटी क्या है? स्पैगेटी है दोस्तों, यह एक प्रकार की खाद्य सामग्री है, क्या है, एक प्रकार की खाद्य सामग्री है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में बताना है क्वेश्चन नंबर 19 में। तो इसमें दिया गया है, पहला कथन है कि आलू सोया मूंगफली का उद्भव भारत में हुआ था, जो कि ये क्या है, गलत है दोस्तों, पहला वाला इसका कथन गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है ये खाद्यान्न पदार्थ यूरोप एवं एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, ये सही दोस्तों, दूसरा वाला इसका सही है, जबकि पहला वाला इसका क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है, केवल इसमें दूसरा वाला ही राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें कहा जा रहा है कि 16वीं शताब्दी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आपको इसमें बताना है कौन सा कथन असत्य है। अब इसमें बताना है कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 में गलत कथन को बताना है इसमें। तो पहला कथन दिया गया है कि 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली स्पेन सेनाओं ने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था, जो कि पहला वाला क्या है, इसका सही है, पहला वाला कथन इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि यूरोपीय सेनाओं ने पुर्तगाली एवं स्पेन अपनी सैन्य ताकत के बल पर अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों को जीता था, ये दूसरा वाला क्या है, इसका गलत है, दूसरा वाला इसका गलत है। तीसरे में कहा जा रहा है इस समय अमेरिका वासियों में चेचक से लड़ने के लिए रोग प्रतिक्षमता का विकसित हो चुकी थी, ये भी इसमें गलत है, तीसरा वाला भी इसका गलत है, जबकि इसमें केवल पहला वाला ही सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, दूसरा और तीसरा इसका कथन क्या है, असत्य है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य था, इसी को पूछा गया था। तो दूसरा और तीसरा ये जो कि असत्य है, पहला वाला इसका सत्य है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि 19वीं शताब्दी में अर्थशास्त्रियों ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में तीन तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है। तो इसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर का चयन करना है, इसमें कौन कौन सा है? तो इसमें है व्यापार और पूंजी, जबकि इसमें भूमि नहीं होगा, व्यापार और पूंजी इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि औपनिवेशिक सरकार ने किस वर्ष आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया है। ये किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1871 में किया गया था। 1871 में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है। चरवाही टैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 23 में कौन सा कथन इसमें सही है? तो पहला कथन दिया गया है कि चरवाहों से चरागाहों में चरने वाले प्रत्येक जानवर पर टैक्स वसूला जाता था, जो कि ये क्या है? सही है। पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है प्रारंभ में अंग्रेज स्वयं ही अपने करिंदों से टैक्स वसूलते थे, मगर बाद में यह काम ठेकेदारों के माध्यम से किया जाने लगा, जो कि ये क्या है? गलत है ये वाला, दूसरा वाला। तीसरे में कहा जा रहा है किसी चरवाहा में दाखिल होने के पहले चरवाहों के पास लिखकर टैक्स अदा करना पड़ता था, ये सही दोस्तों। तीसरा वाला इसका क्या है? सही है। इसमें पहला और तीसरा सही है, जबकि इसमें दूसरा क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला सही है। पहला और तीसरा इसका सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में कहा जा रहा है कि चरवाही टैक्स के क्या प्रभाव हुए। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। चरवाही टैक्स के संदर्भ में क्या इसमें सही हुआ था? तो चरवाहों का स्तर गिरने लगा था, ये सही है। जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे थे, तो ये भी सही। इसमें इसमें दोनों कथन सही है। चरवाहों की स्तर गिरने लगी थी और बड़ी संख्या में जानवर मरने लगे थे, दोनों कथन इसमें सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि मसाइलैंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सत्य कथन का चयन करना है मसाइलैंड के संदर्भ में। तो इसमें दिया गया है, पहला कथन है यह इथोपिया से लेकर तंजानिया तक फैला था। इथोपिया से लेकर के तंजानिया तक फैला था, ये जो कि गलत है। पहला वाला इसका क्या है? गलत है। फिर उसके बाद आता है दूसरा वाला, कहा जा रहा है कि औपनिवेशिक ताकतों में मसाइलैंड का विभाजन कर दिया गया था, ये सही। दूसरा वाला इसका सही है, पहला वाला इसका गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर दोस्तों। केवल इसमें दूसरा वाला ही सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि औपनिवेशिक शासन तथा मसाइयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो दिया गया है, पहला है औपनिवेशिक सत्ता के हस्तक्षेप के कारण वरिष्ठ जनों और योद्धाओं की परंपरागत उम्र आधारित संस्था पूरी तरह से समाप्त हो गई। पहला वाला क्या है इसका? पहला वाला इसका गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है अमीर और गरीब चरवाहों के बीच भेदभाव बढ़ गया, ये सही दोस्तों। अमीर और गरीब चरवाहों के बीच भेदभाव बढ़ गया था। ऑप्शन में इसका डी वाला सही है। केवल इसमें दूसरा वाला ही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति को क्यों माना जाता है। आपको इसमें सत्य कथन का चयन करना है। कौन सा कथन इसमें सत्य है? पहला दिया गया है कि प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकल करके फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई थी, ये क्या है? सही है। पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि सामूहिक पहचान की भावना विकसित होने के कारण, ये भी इसमें सही है। दूसरा वाला इसका सही है। तीसरे में कहा जा रहा है कि नए फ्रांसीसी झंडे के कारण जिसने पुराने राष्ट्रध्वज की जगह ले ली, ये भी इसमें सही दोस्तों। तीनों कथन इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है कि नेपोलियन के नागरिक संहिता में निम्नलिखित प्रावधान थे। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो नेपोलियन के नागरिक संहिता में निम्नलिखित प्रावधान थे। कौन कौन से प्रावधान थे, आपको इसमें सत्य कथन को बताना है क्वेश्चन नंबर 28 में। तो पहला दिया गया है कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया, जो कि ये सही है। दूसरा है कि कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया, ये भी इसमें सही है। तीसरा है कि इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया, ये भी इसमें सही है। इसमें तीनों कथन सही दोस्तों। तो ऑप्शन बस का डी वाला राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा इसमें सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि हैबसबर्ग साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है हैबसबर्ग के संदर्भ में। तो इसमें कौन सा कथन सही है? पहला कथन इसमें दिया गया है कि यह बहुभाषा भाषी तथा बहुनस्ली साम्राज्य था। क्या है ये? सही है दोस्तों। पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जाए यह साम्राज्य ऑस्ट्रिया तथा हंगरी पर शासन करता था, ये भी सही इसमें दोस्तों। दोनों कथन इसमें सही है।
ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, पहला दूसरा दोनों इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें कहा जा रहा है कि एले, एले क्या थी? एले यह एक कपड़ा नापने का पैमाना था। क्या था? कपड़ा नापने का पैमाना था एले। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है कि 1815 के बाद यूरोप में पुनः स्थापित रूढ़िवादी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। इसमें कौन सी विशेषता थी रूढ़िवादी व्यवस्था के? तो इसमें आपको सत्य कथन का चयन करना है। पहला दिया गया है कि राजतंत्र, जो कि ये सही है। दूसरा है चर्च, ये भी सही है। और तीसरा है समाज ऊंच नीच को बनाए रखना, ये भी इसमें सही है। चौथा है निजी संपत्ति को राज्य के अधीन लाना, ये जो कि गलत है। चौथा वाला इसका गलत है, जबकि पहला दूसरा तीसरा इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों, केवल इसमें दूसरा तीसरा और पहला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है जियोसेपी मोत्सनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। जियोसेपी मोस्नी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का इसमें चयन करना है। कौन सा कथन इसमें सही है? तो पहला कथन दिया गया है कि यह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य था। क्या था इसका? सही है दोस्तों, यह कार्बोनारी के गुप्त संगठन के सदस्य बना था, जो कि पहला वाला इसका कथन सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि इसने दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था बर्न में यंग इटली और दूसरा था मोर्सेई में यंग यूरोप। ये गलत है दोस्तों, दूसरा वाला क्या है इसका? गलत है। इसमें पहला वाला ही केवल सही है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है मटरनिख ने किस महामारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था? तो ये बताया था जियोसेपी मोस्नी को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है, जियोसेपी मोस्नी को बताया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा है कि यूनियन ऑटोमन साम्राज्य कब स्वतंत्र हुआ? यूनियन ऑटोमन साम्राज्य ये कब स्वतंत्र हुआ था? ये 1832 में हुआ था। कब हुआ था? 1832 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है, 1832 में यूनियन ऑटोमन साम्राज्य स्वतंत्र हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 है। इसमें कहा जा रहा है कि रूमानीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें बताना है कि रूमानीवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सही कथन का चयन करना है। तो पहला कथन दिया गया है कि रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क एवं वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की है, जो कि ये क्या है? सही है, पहला वाला इसका कथन सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि वे एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाना चाहते थे। ये इसमें सही दोस्तों, दूसरा वाला भी इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, पहला और दूसरा इसमें दोनों सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है। इसमें कहा जा रहा है कि पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था इसमें? तो इसका मुख्य स्रोत भाषा था। क्या था? भाषा था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, भाषा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है कि 1848 की फ्रांस की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1848 के फ्रांस की क्रांति के संबंध में बताना है। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। सही कथन का इसमें चयन करना है। तो पहला कथन दिया गया है इस क्रांति के पीछे मुख्य आर्थिक कारण जिम्मेदार था, जो कि ये क्या है? सही है, पहला वाला। दूसरे में कहा जा रहा है इस क्रांति के पश्चात 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मताधिकार मिल गया था, ये भी इसमें सही है दोस्तों। तीसरा है कि राष्ट्रभाषा को गणतंत्र घोषित कर काम करने के अधिकार की गारंटी दी गई थी, ये भी इसमें सही है। तीनों कथन इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों, पहला दूसरा तीसरा इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है कि सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1848 में हुआ था। कब हुआ था? 1848 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 में कहा जा रहा है कि जर्मनी की एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। जर्मनी की एकीकरण के संबंध में बताना है कौन सा इसमें सही है।
तो पहला दिया गया है कि ऑटोमन बिमार्शक ने ऑस्ट्रिया की सेना और नौकरशाही की मदद से जर्मनी का एकीकृत किया था, जो कि ये क्या है, गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि 7 वर्ष के दौरान प्रशासन डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में से ऑस्ट्रिया की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। ये भी इसमें गलत है दोस्तों, दूसरा वाला भी इसका गलत है और पहला वाला भी इसका गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है, ना तो इसमें पहला सही है ना ही दूसरा सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है। इसमें कहा जा रहा है कि इटली के एकीकरण के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। इटली की एकीकरण के संबंध में बताना है इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो पहला दिया गया है इसमें जूसेपी मोसनी क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा इटली को गणराज्य बनाने का प्रयास किया था, जो कि ये सही है, पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि मंत्री प्रमुख काबूर जो जनतंत्र में विश्वास रखता था, फ्रांस से सार्डिनिया पिडमांट की एक चतुर कूटनीति संधि से 1859 में ईस्वी में ऑस्ट्रिया के बलों पर हार पाने का कामयाब हुआ था, हरा पाने में कामयाब हुआ था। ये गलत है दोस्तों इसमें। तीसरे में कहा जा रहा है कि जोसेपी गेरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयं सेवकों ने युद्ध में हिस्सा लिया था। ये सही इसमें, तीसरा वाला इसका सही है, पहला और तीसरा इसका सही है, जबकि इसमें दूसरा वाला गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, केवल पहला और तीसरा इसका राइट आंसर है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि आयरलैंड को ब्रिटेन में कब शामिल किया गया था। आपको बताना है इसमें आयरलैंड को ब्रिटेन में कब शामिल किया गया था। तो 1801 में, 1801 में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। इसमें कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में बताना है। तो पहला कथन इसमें दिया गया है कि करों में वृद्धि की गई। करों में क्या किया गया, वृद्धि किया गया, ये जो कि सही है, पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया, ये भी इसमें सही है। तीसरे में कहा जा रहा है कि सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, तो ये भी इसमें सही है। तीनों कथन इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर है दोस्तों, पहला दूसरा तीसरा इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 में कहा जा रहा है कि रोलेट एक्ट के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। आपको इसमें बताना है कि रोलेट एक्ट के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें पहला दिया गया है कि भारतीय सदस्यों की भारी विरोध के बावजूद इस कानून को ब्रिटिश संसद ने बहुत जल्दी में पारित कर दिया गया था। ये गलत है दोस्तों, यही जो कि पहला वाला इसका असत्य है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा जा रहा है कि 1919 में खिलाफत सहमति का गठन कहाँ किया गया था। तो 1919 में खिलाफत सहमति का गठन ये बंबई में किया गया था। कहाँ पे, बंबई में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी गई थी। तो हिंद स्वराज ये किस वर्ष में लिखी गई थी। ये हिंद स्वराज 1919 में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। हिंद स्वराज ये 1919 में 1909 में लिखा गया था। 1909 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा जा रहा है कि इसमें असहयोग आंदोलन के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का इसमें चयन करना है। तो इसमें पहला कथन दिया गया है कि आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यम वर्गों ने की थी, जो कि सही है, पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है सभी पार्टियों ने परिषद चुनाव का बहिष्कार किया था, ये जो कि गलत है। तीसरे में कहा जा रहा है भारतीय खादी कपड़ों के महंगे होने के कारण गरीबों द्वारा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार लंबे समय तक नहीं किया गया, ये इसका सही है दोस्तों। तीसरा वाला इसका सही है और पहला वाला इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, केवल इसमें पहला और तीसरा इसका राइट आंसर है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा जा रहा है कि अवध किसान सभा की गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको सत्य कथन का चयन करना है, कौन सा इसमें कथन सही है। तो इसमें पहला कथन दिया गया है कि इसका गठन अक्टूबर 1920 में किया गया था, ये सही है, पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एवं कुछ अन्य लोगों ने इसके नेतृत्व का गठन किया हुआ था, ये भी इसमें सही है। फिर तीसरे में कहा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस नेताओं ने अवध किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया था, तो ये भी इसमें सही है, तीनों इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, पहला दूसरा तीसरा इसका राइट आंसर है दोस्तों।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 48 में इसमें कहा जा रहा है कि गुडेम विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सत्य कथन का बताना है गुडेम विद्रोह के संबंध में। तो पहला इसमें दिया गया है कि यह विद्रोह कर्नाटक के गुडेम पहाड़ियों में 1920 में प्रारंभ हुआ था, जो कि ये क्या है, गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है यह एक प्रकार का गुरिल्ला आंदोलन था जिसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था, ये सही है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा वाला सही है। तीसरे में कहा जा रहा है कि राजू महात्मा गांधी के महानता के गुण गाते थे, ये भी इसमें सही है। तीसरा वाला भी इसका सही है। इसमें पहला वाला गलत है और दूसरा तीसरा इसका सही है। दूसरा तीसरा इसका सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा जा रहा है कि स्वराज पार्टी के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। इसमें स्वराज पार्टी के संदर्भ बताना है कौन सा कथन इसमें असत्य है। तो पहला कथन इसमें दिया गया है, पहला है इसमें कि असहयोग आंदोलन के पश्चात राजनीतिक सक्रियताएं होने के लिए कुछ कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस से पृथक एक अलग स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, ये जो कि इसका गलत है। पहला वाला ही इसका सही आंसर होगा, यही इसका असत्य कथन है, पहला वाला। जबकि इसमें बीम कहा जा रहा है कि CR दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के महत्वपूर्ण नेता थे जो परिषद राजनीतिक में वापस लौटना चाहते थे, ये सही है इसका। सी में कहा जा रहा है कि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों का चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे, ये भी इसमें सही है। डी में कहा जा रहा है कि स्वराज पार्टी का लक्ष्य परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, ये भी इसमें सही है। इसमें पहला वाला ही कथन क्या है, इसका गलत है, यही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 में कहा जा रहा है कि साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है साइमन कमीशन के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन सही है। सही कथन को बताना है क्वेश्चन नंबर 50 में। तो पहला दिया गया है इसमें कि ब्रिटेन की लिबरल सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था, ये क्या है, ये गलत है दोस्तों। पहला वाला इसका क्या है, पहला वाला इसका गलत है। पहला वाला इसका क्या है, गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देना था, ये जो कि सही है दूसरा वाला इसका सही है। तीसरे में कहा जा रहा है कि भारत में इसके विरोध को देखते हुए वायसराय इरविन ने भारत के लिए डोमिनाइल टेस्ट का ऐलान किया था, ये भी इसमें सही है। जबकि इसका पहला वाला गलत है, दूसरा और तीसरा इसका सही है। दूसरा और तीसरा इसका सही है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। केवल इसमें दूसरा और तीसरा सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 कहा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौता पर हस्ताक्षर किया था। तो गांधी जी के द्वारा 5 मार्च 1931 को समझौता किया गया था, 5 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 कहा जा रहा है कि भाड़ा विरोधी आंदोलन के बारे में कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन का चयन करना है। भाड़ा विरोधी आंदोलन के संदर्भ बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहला कथन दिया गया है कि यह आंदोलन छोटे किसानों द्वारा जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे, जो कि ये क्या है, सही है। दूसरा है कि जमींदारों को भाड़ा चुकाने से माफी के लिए प्रारंभ किए गए इस आंदोलन का नेतृत्व समाजवादियों और कम्युनिस्टों ने किया था, ये भी इसमें सही है। तीसरे में कहा जा रहा है कांग्रेस ने खुलकर भाड़ा विरोधी आंदोलन का समर्थन किया था, ये क्या है, इसका गलत है दोस्तों। तीसरा वाला इसका गलत है, जबकि इसमें पहला और दूसरा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है, केवल इसमें दूसरा और तीसरा इसका, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है, केवल इसमें पहला और दूसरा इसका राइट आंसर होगा, जबकि इसमें क्या था, तीसरा वाला गलत था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा जा रहा है कि वाणिज्यिक व्यापारी एवं उद्योग परिषद फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ फिक्की, इसका गठन कब किया गया था। तो फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन कब किया गया था। ये गठन इसका किया गया था दोस्तों, इसका गठन किया गया था 1927 में। 1927 में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, 1927 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों कि राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें बताना है कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन को बताना है कौन सा कथन इसमें से गलत है। पहला कथन दिया गया है कि गांधी जी के आह्वान के बाद
राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी थी, जो कि ये क्या है, सही है। पहला वाला इसका कथन सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना या चूल्हा चौका करना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिका का निर्वहन करना ही औरत का असली कर्तव्य है। ये जो कि क्या है, ये सही है दोस्तों, ये भी सही है। तीसरा है कि कांग्रेस औरतों को महत्वपूर्ण जगह देने में हिचकिचाती थी, जो कि ये क्या है, ये भी इसमें क्या है दोस्तों, ये भी इसमें सही है। ये क्या है, ये भी सही, इसमें तीसरा वाला भी सही है और पहला वाला भी सही है और दूसरा वाला भी इसका सही है। इसमें असत्य कथन बताना था, इसमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों, उपरोक्त में से कोई कथन असत्य नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष दलितों के लिए दमित दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किया था? ये किस वर्ष किया गया था? ये 1930 में किया गया था। कब किया गया था? 1930 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, 1930 इसका राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है। इसमें कहा जा रहा है कि सन्यासी रूपी भारत माता की विख्यात छवि को सर्वप्रथम किसने चित्रित किया था? ये किया गया था दोस्तों अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा, अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा जा रहा है कि उपनिवेशिक काल में भारतीय झंडे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको असत्य कथन का चयन करना है, असत्य कथन बताना। इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो पहला दिया गया है कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगे झंडे में हरा, पीला और लाल रंग थे। ये क्या है? पहला ये सही है दोस्तों। दूसरे में कहा जा रहा है कि 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया, यह भी तिरंगा सफेद, लाल और हरा था। ये भी इसमें सही दोस्तों, इसमें दोनों कथन सही है। इसमें असत्य कथन को बताना था, तो ना तो इसमें पहला असत्य है और ना ही दूसरा असत्य है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला, सॉरी ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष बैठक में पारित हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्धा में ये पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों, वर्धा इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है कि इंक्विजिशन क्या थी? इंक्विजिशन ये क्या था? एक रोमन कैथोलिक संस्था थी। क्या थी? एक रोमन कैथोलिक संस्था थी। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा जा रहा है कि छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। यह किसने कहा था? ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था लुई बेस्तियर मर्सिये के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, लुई सेबेस्तिये मर्सिये के द्वारा कहा गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 में कहा जा रहा है कि काला अनुक्रम का निर्धारण करना है। इसमें काला अनुक्रम का निर्धारण करना है। इसमें कौन सा कथन काला अनुक्रम में सही है? तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले प्रेस का निर्माण से धातु से होने लगा, पहले ये पे होगा। दूसरे पे होगा बेलनाकार प्रेस का आविष्कार। तीसरे पे होगा ऑफसेट प्रेस का निर्माण और चौथे पे होगा बिजली से चलने वाले प्रेस का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा इसका, चौथा इसका सही क्रम है। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि तुलसीदास की 16वीं सदी के किताब रामचरितमानस पहला मुद्रित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? ये पहला मुद्रित संस्करण ये 1810 में प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 में कहा जा रहा है कि स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये राम चड्ढा के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? राम चड्ढा के द्वारा लिखा गया था स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है। इसमें कहा जा रहा है कि मेसोपोटामिया के लेखक कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें मेसोपोटामिया के संबंध में बताना है कौन सा इसमें कथन सत्य है। तो पहला दिया गया है कि मेसोपोटामियाई लोग मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखते थे,
ये जो कि सही है, पहला वाला इसका क्या है, सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि उसकी अक्कादी भाषा का स्थान किलाकार सुमेरियन भाषा ने ले ली, ये क्या है, गलत है। तीसरे में कहा जा रहा है किलाकार चिन्ह अंग्रेजी भाषा के स्वर व्यंजन की तरह होता था, जिसके कारण उनकी भाषा पढ़ी जा सकती थी, ये भी इसमें क्या है, गलत है। इसमें केवल पहला वाला ही सही है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 65 है कि मेसोपोटामियाई समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का इसमें चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 65 में सत्य कथन को आपको बताना है, इसमें कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया गया है कि एकल परिवार को आदर्श माना जाता था, जो कि ये क्या है, सही है। पिता परिवार का मुखिया होता था, ये भी इसमें सही है। तीसरे में कहा जा रहा है पिता का घर, पशुधन, खेत आदि पुत्रों को मिलते थे, ये भी इसमें सही है। इसमें तीनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, पहला दूसरा तीसरा इसका सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 में कहा जा रहा है कि मेसोपोटामिया के नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें असत्य कथन का चयन करना है। इसमें कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में बताना है। तो पहला कथन दिया गया है कि मेसोपोटामिया में नगर नियोजन पद्धति सुदृढ़ थी, जो कि ये क्या है, गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो की तरह ही जल निकासी के लिए व्यवस्था की गई थी, ये भी इसमें गलत है। तीसरे में कहा जा रहा है कि कमरे के अंदर रोशनी खिड़की से नहीं बल्कि आंगन में खुले दरवाजे से आती थी, ये इसका सही है। इसमें आपको सत्य कथन असत्य कथन को बताना था, तो पहला और दूसरा इसका असत्य है और तीसरा इसका सत्य है, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है कि रोमन समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करना है। आपको रोमन समाज के बारे में बताना है, इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला दिया गया है कि एकल परिवार का चलन था, जो कि ये सही है। दूसरा है कि पिता की संपत्ति पुत्री का मुख्य उत्तराधिकार रहता था, ये भी इसमें सही है। तीसरा है कि पति पत्नी को अलग अलग दो वित्तीय हस्तियां माना जाता था, ये भी इसमें सही है। तीनों कथन इसमें सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, पहला दूसरा तीसरा इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 है, इसमें कहा जा रहा है कि रोमन अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें सत्य कथन का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 68 में तो इसमें पहला कथन दिया गया है कि जैतून का तेल निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु थी, ये भी सही है इसमें। दूसरे में है कि इटली की सोने और चांदी की खदानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी, ये जो कि गलत है दोस्तों। तीसरा है कि उस समय सुगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था का संचालन होता था, ये भी इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला और तीसरा इसका सही है, जबकि इसमें दूसरा क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों, केवल इसमें पहला और तीसरा ही इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 69 है, इसमें कहा जा रहा है कि रोमन साम्राज्य में दास प्रथा और श्रमिकों पर नियंत्रण के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें दिया गया है कि रोमन की अर्थव्यवस्था अधिकांश श्रम दासों के द्वारा ही किया जाता था, जो कि सही है। पहली शताब्दी के पश्चात दासों की स्थिति पर भाड़े की मजदूरों को प्राथमिकता दी गई थी, ये भी इसमें सही है। तीसरा है रोमन व्यवस्था में श्रम प्रबंध बहुत ही अधिक ध्यान नहीं दिया गया, ये इसमें गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर का यही सी वाला इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है, मंगोलों के संबंध में यास क्या था। मंगोलों के संबंध बताना है, इसमें यास क्या था। तो मंगोलों के संबंध में यास क्या था दोस्तों, यास ये मंगोल जनजाति की परंपरागत प्रथाओं का संकलन था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। यास क्या था, ये मंगोलो जनजाति की परंपरागत प्रथाओं का संकलन था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 में कहा जा रहा है कि अमेरिकी गृह युद्ध के भारत पर क्या परिणाम हुआ, इसमें सत्य कथन का चयन करना है। अमेरिकी गृह युद्ध के संबंध में बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसमें पहला कथन दिया गया है कि भारतीय बुनकरों के सामने कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई थी, ये क्या है, सही है, पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है ब्रिटिशों की निर्भरता भारतीय कृषि बढ़ गई थी, ये भी इसमें सही है। दोनों इसमें कथन सही है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, पहला और दूसरा इसमें दोनों सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 72 है। क्वेश्चन नंबर 72 में कहा जा रहा है कि गर्मिटिया मजदूरों को सबसे ज्यादा कहाँ भेजा जाता था। गर्मिटिया मजदूरों को सबसे ज्यादा ये कहाँ पे भेजा जाता था, कैरिबियाई देश में। कैरिबियाई देश में, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है, कैरिबियाई देश इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 73 में कहा जा रहा है कि 18वीं सदी के अंत के दशकों में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 18वीं सदी के अंत के दशकों में
ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। सही कथन को चुन करना है। तो पहला कथन दिया गया है, इस समय ब्रिटेन में आबादी तेजी से बढ़ने पर भोजन की मांग की तीव्रता तीव्र गति से बढ़ी थी, ये जो कि सही है। पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जाए उद्योगों के विकास ने कृषि उत्पादों की मांग बढ़ा दी थी, ये भी इसमें सही है। तीसरे में कहा जाए ब्रिटिश सरकार ने बड़े भूस्वामियों को दबाने में मक्का के आयात पर पाबंदी मार्शल लॉ के तहत लगा दी गई थी, ये जो कि गलत है दोस्तों। तीसरा वाला इसका क्या है, गलत है, जबकि इसमें पहला और दूसरा इसका सही है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, केवल इसमें पहला दूसरा सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 74 है कि औद्योगिकरण के युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें सत्य कथन का चयन करना है। कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहला कथन दिया गया है कि इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था, ये क्या है, गलत है। पहला वाला इसका क्या है, गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है इंग्लैंड और यूरोपों में फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद के चरण को बहुत सारे इतिहासकारों ने आदि औद्योगिक का नाम दिया था, ये भी इसमें क्या है, गलत है। इसमें कोई भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, ना तो इसमें पहला सही है और ना ही इसमें दूसरा सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 75 है। इसमें कहा जा रहा है कि औद्योगिकरण के युग में यूरोप में गिल्ड क्या था। गिल्ड क्या था, तो गिल्ड ये उत्पादकों का संगठन था, उत्पादकों का संगठन था गिल्ड। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है, ये क्या था, उत्पादकों का संगठन था। फिर क्वेश्चन नंबर 76 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 76 में सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला दिया गया है कि सूती उद्योग और रेल निर्माण उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे, जो कि 1840 के दशक में, ये क्या है, गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है ब्रिटेन का कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था, ये क्या है, इसमें सही है। दूसरा वाला इसका सही है, पहला वाला इसका गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, केवल इसमें दूसरा वाला ही सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77 में कहा जा रहा है कि 19वीं सदी के मध्य में यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें बताना कौन सा कथन सही है। सही कथन का चयन करना है। तो पहला इसमें दिया गया है कि इस समय लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीबी थी, ये क्या है, सही है, ये सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि 1880 के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसे दरों में बेरोजगारों की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 10 से 20% तक पहुंच गई थी, ये क्या है, इसमें ये गलत है दोस्तों। तीसरे में कहा जा रहा है कि बेरोजगारी का मुख्य कारण ऊन उद्योग स्पिनिंग जोनिंग मशीन का इस्तेमाल में भी था, ये इसका सही है। तो इसमें पहला और तीसरा सही है, जबकि इसका दूसरा वाला गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों, केवल इसमें क्या है, पहला और तीसरा इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 78 है कि उपनिवेशिक औद्योगिकरण के अंतर्गत भारतीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें आपको सत्य कथन का चयन करना है, कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहला दिया गया है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत बंदरगाह से भारत खाड़ी एवं लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था, जहां से भारत द्वारा निर्यात पश्चिम उत्तर क्षेत्रों में होता था, ये क्या है, सही है। पहला और इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है भारत के पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल के में हुगली के मध्य से भारत दक्षिण पूर्व एशियाई बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था, ये भी इसमें क्या है, सही है। दोनों इसमें सही है। ऑप्शन बस का सी वाला सही है दोस्तों, पहला दूसरा इसमें दोनों सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 79 में कहा जा रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया गया। ये किस में माना गया था, ये माना गया था लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है, लाहौर अधिवेशन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 80 है कि ब्रिटेन वुड्स समझौता किस वर्ष हुआ था। तो ब्रिटेन वुड्स समझौता ये 1944 में हुआ था। कब हुआ था, 1944 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 81 में कहा जा रहा है कि वैश्विक अच्छे लिंग समानता के गठन के लिए संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है। इसमें कहा जा रहा है वैश्विक अच्छे लिंग समानता और समानता के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन इसमें सही है। पहला दिया गया है कि इसे भारत ने लॉन्च किया है, जो कि ये सही है। दूसरा है गठन वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने, ज्ञान समझा करने और महिलाओं के स्वास्थ्य शिक्षा उद्यम को निवेश पर जोर देना था,
ये जो कि सही है। तीसरा वाला है वैश्विक आर्थिक मंच गठबंधन का नेटवर्क भागीदारी, ये भी इसमें सही है। तीनों इसमें सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 82 है। इसमें कहा जा रहा है कि मत्स्य पालन समिति निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन की सहायता संस्था के रूप में कार्य करती है? तो किसके रूप में कार्य करती है? ये कार्य करती है दोस्तों खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 83 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और इसमें सही कथन को चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 83 में कौन सा कथन इसमें सही है? तो पहला दिया गया है कि बोइंग सुकन्या कार्यक्रम मुख्य रूप से भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जो कि ये पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का उद्देश्य बोइंग और भारतीय एरोस्पेस कंपनी के बीच संयुक्त उद्यम स्थापित करना भी है, ये जो कि गलत है। दूसरा वाला इसका क्या है? गलत है। पहला वाला इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 84 है। क्वेश्चन नंबर 84 में कहा जा रहा है कि मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से बताना है आपको कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला कथन दिया गया है कि स्तरों में उद्भुतता हुआ घुमावदार यानी कि शिखर गर्भगृह टावर नागर शैली को अन्य भारतीय मंदिर द्वारा स्थापित शैली से अलग करता है, जो कि क्या है? सही है। पहला वाला इसका सही है। फिर उसके बाद आता है पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि नागर मंदिरों पर आमतौर पर बड़े पैमाने पर भित्ति चित्र और पेंटिंग पाए गए हैं, ये जो कि गलत है। तीसरा वाला है चालुक्य वंश के शासक के दौरान वास्तुकला की नागर शैली अपने चरम पर पहुंच गई थी, ये भी इसमें गलत है। चौथे में कहा जा रहा है कि नागर शैली में गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे शिखर के नीचे स्थित होता था, ये इसमें सही दोस्तों। इसमें कौन सा सही था? तो पहला सही था और चौथा इसका सही है। पहला और चौथा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। केवल इसमें पहला और चौथा इसका राइट आंसर था। फिर क्वेश्चन नंबर 85 में कहा जा रहा है चंदक्का दंपरा वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसमें सही है? आपको सही कथन का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 85 में पहला इसमें दिया गया है कि यह पूर्वी घाट के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित था, जो कि सही है। यह अभ्यारण्य ओलिव रिडले कछुए की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है, ये जो कि इसका गलत है। तीसरे में कहा जा रहा है मूसी नदी अभ्यारण्य से होकर बहती है, ये भी इसमें गलत है। चौथे में है डोगरिया पौध आदिवासी समुदाय चंदक्का दंपारा वन्यजीव अभ्यारण्य से जुड़े हैं, ये इसमें सही है। तो पहला और चौथा इसका सही है, जबकि इसमें दूसरा और तीसरा इसका गलत है। पहला चौथा सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर हो दोस्तों। पहला चौथा इसका सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 86 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली मुख्य रूप से केरल के गुरुवायूर मंदिर में देखी जाती थी? तो गुरुवायूर मंदिर में देखी जाती थी तो ये द्रविड़ देखी जाती थी। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही, द्रविड़ इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 87 है। इसमें कहा जा रहा है कि भूमि प्रबंधन के संदर्भ में व्यापक और सूचित निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली सबसे प्रभावी मानी जाती है? तो इसमें से कौन सी प्रणाली सबसे प्रभावी मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 88 में कहा जा रहा है कि हाल ही में इसरो द्वारा विकसित सिंड्रोम अलर्ट ट्रांसमीटर 2.0 निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करता है? ये किसको उद्देश्य को पूरा करता है? यह मछली पकड़ने वाली नौकाओं से आपातकालीन संदेश भेजता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए गए इसमें कौन सा सही है, इसके बारे में बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहला कथन दिया गया है कि चौथी औद्योगिक क्रांति कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT और बड़े डेटा जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के माध्यम से पारंपरिक उद्योगों का चल रहा परिवर्तन, ये क्या है? सही है। पहला वाला का सही है। दूसरे में कहा जा रहा है विश्व बैंक द्वारा चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र की स्थापना की गई थी, ये क्या है इसमें? ये वाला इसका गलत है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है, केवल इसमें पहला वाला ही सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन नंबर 90 में कहा जा रहा है
कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पहला कथन दिया गया है और दूसरा कथन दिया गया है। इसमें दो कथन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया गया है तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कई क्षेत्रों में पिछले दशक यानी कि 2012 से 2022 में पूर्वोत्तर मानसूनी बारिश 10% की अधिक वृद्धि हुई है। ये क्या है? सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि उत्तर पूर्वी मानसून के महीने के दौरान बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाली प्रणालियां और अवदबाव अधिक बार बनते देखे गए हैं। ये भी इसमें सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। इसमें दोनों कथन सत्य हैं और सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 91 है कि भारत और फ्रांस संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसमें सही है। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है क्वेश्चन नंबर 91 में। तो इसमें पहला कथन दिया गया है कि मालाबार भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच प्रमुख द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जो कि ये क्या है? मालाबार ये भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसैनिक के साथ होता है, जो कि ये गलत है। पहला वाला इसका गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा की विकसित और तैनाती को बढ़ावा देने के लिए 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत किया गया था। ये सही है दूसरा वाला। तीसरे में कहा जा रहा है दोनों देशों ने अवैध, असूचित और अनियमित मछली पकड़ने में सहयोग किया है। ये भी इसमें सही है। तो दूसरा और तीसरा इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। दूसरा और तीसरा इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 92 है। क्वेश्चन नंबर 92 में कहा जा रहा है कि वाहन निकास से निकलने वाली निम्नलिखित गैसों में से कौन सी मुख्य रूप से जमीनी स्तर पर ओजोन और धुंध के निर्माण में योगदान करती है। ये इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 93 है। क्वेश्चन नंबर 93 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारण गिद्ध को पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए एक संकेतक प्रणाली माना जाता था। गिद्ध को पर्यावरण स्वास्थ्य के लिए संकेतक प्रणाली माना जाता था। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से उनकी परिस्थिति एक संतुलित खाद्य जाल का एक प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। उनकी परिस्थिति एक संतुलित खाद्य जाल का एक प्रतीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें दिया गया है किसी नदी का वर्णन ऊपर किया गया है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, यह सिंधु नदी के बाएं किनारे पर की सहायक नदी है, जो कि ये जास्कर के बारे में है। यह पूरी तरह से भारत के लद्दाख में बहती है, जास्कर नदी बहती है। डोडा और तसरालपिंगी चू यानी कि लुंगनाक नदी, इसकी दो सहायक नदी हैं, ये भी जास्कर है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। ये जास्कर नदी के बारे में कहा जा रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 95 है। इसमें कहा जा रहा है कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें इससे बताना है कौन सा कथन सही है। इसमें सही कथन को बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है, पहला है MPLAD योजना के तहत धनराशि का उपयोग केवल सरकार द्वारा सूचीबद्ध विशिष्ट परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है। ये क्या है? गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि ई साक्षी मोबाइल ऐप का लक्ष्य पूरे MP लैंड्स फंड आवंटन चक्र को पकड़ना और योजना की निगरानी में अधिक सुविधा और पहुंच प्रदान करना है। ये क्या है? इसका ये दूसरा वाला सही दोस्तों। दूसरा वाला इसका सही है, जबकि इसमें पहला वाला गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। केवल इसमें दूसरा वाला ही सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 96 है। इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इसमें सही है। आपको सही कथन के बारे में बताना है कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है, पहला कथन इसमें दिया गया है कि CCI का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उसे कायम रखा है, जो कि क्या है? सही है। दूसरा है कि CCI में विभिन्न उद्योग निकायों के प्रतिनिधित्व शामिल हैं, ये गलत है। तीसरे में कहा जा रहा है इसके पास जांच करने और बाजार में हेरफेर के सबूत इकट्ठा करने का अधिकार है, ये सही दोस्तों। तीसरा वाला इसका सही है। पहला और तीसरा इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। केवल इसमें पहला और तीसरा सही है।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 97 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ में विकास के संबंध में मुद्दों को संबोधित करने पर केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है, यूएनडीपी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 98 है कि किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। ये कहाँ पे किया गया है, ये आंध्र प्रदेश में किया गया है, आंध्र प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 99 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस शहर में 8 अमृत परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। ये कहाँ पे किया गया है, ये सोलापुर में किया गया है, सोलापुर में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों कि भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी। ये कहाँ पे संचालित किया जाएगा, ये सरयू नदी में, सरयू नदी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है, सरयू नदी जो कि ये उत्तर प्रदेश अयोध्या में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर है दोस्तों। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 100 तक देखा है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखा है दोस्तों। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। तब तक मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।